गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमारा था कि गति संबंधी समीकरण को कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। क्लियर। अभी हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट लेसन है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन, उसके जो सॉल्विंग्स है तो सॉल्विंग्स कैसे करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि गाइड्स होती है हमारे पास, बट गाइड्स में क्या होता है स्टेप्स दिया रहता है, बीच का स्टेप गायब, डायरेक्ट आंसर देता है, तो हमको समझ में आता है कि बीच के स्टेप्स क्या है, फिर प्रॉब्लम्स आती है। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि तुमको सॉल्विंग्स कैसे करना वो समझ में आए, कौन सा फॉर्मूलाज कब लगाना है, कौन से क्वेश्चंस में कब क्या करना है, तो वो तुमको अगर क्लैरिटी रहेगी तो वो तुमको बेनिफिट रहेगा। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन से अगर हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, इस संबंधी स्पष्टीकरण लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा अर्थ है उसका जो सेंटर होता है वहाँ पे जी का मान क्या होता है 0। क्यों? यहाँ पे हमको सरफेस पे पता है कि 9.8 ओवरऑल होता है, उसमें भी ध्रुव पर होता है 9.83 और इस पे होता है 9.77। ओवरऑल हम लोग 9.8 लेते हैं, बट सेंटर पे जी का वैल्यू 0 क्यों? पहले तो देखते हैं कि जी है क्या। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है? सिंपल गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण मतलब क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या भाई? कोई तो इसको खींच रहा है। पृथ्वी है, अगर कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते तो उसको तो कोई खींच रहा है, तभी तो त्वरण आ रहा है, नहीं तो आ कैसे रहा है त्वरण। तो त्वरण आने का मेन मकसद क्या है कि कोई तो खींचने वाला है। तो यहाँ पे खींचने वाला कौन था? पृथ्वी खींच रही थी। तो यहाँ पे समझ लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई बॉल है, ठीक है। अब ये बॉल ऊपर गई है, तो ये बॉल को कौन खींचेगा? पृथ्वी। किधर खींचेगी? सेंटर की ओर, ठीक है। तो ये पृथ्वी ऐसे इसको खींचेगी, तो खींचने वाला कोई। अब जैसे ही कोई चीज़ यहाँ पे आ गई, अब पृथ्वी के अंदर हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग पृथ्वी के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब समझ लो अगर एक बॉल यहाँ पे है, तो ये बॉल को कौन खींचेगा? ये बॉल को ये नीचे वाला पार्ट खींचेगा, पृथ्वी का ये नीचे वाला पार्ट ये बॉल को खींचेगा। ऊपर वाला खींचेगा क्या? ऊपर वाला तो ऊपर खींचेगा ना। तो पृथ्वी को पहले समझ कर लो कि पृथ्वी भाई एक डॉट से बनी हुई, मतलब ऐसे लाखों करोड़ों अरबों डॉट्स होंगे, ये डॉट से जो हमारी पृथ्वी बनी होगी, हर एक डॉट्स इसको खींच रहा होगा। इधर का जो ये बॉल है, ये बॉल को हर एक डॉट खींच रहा होगा, तो हर डॉट इसको खींच पा रहे होंगे पूरा नीचे की ओर। क्लियर। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? प्रत्येक पिंड, विश्व का जो प्रत्येक पिंड होता है वो दूसरे पिंड को आकर्षित करता है। तो ये भी एक पिंड ही तो है, एक छोटा सा भले पत्थर है, बट एक पिंड ही। ये पिंड क्या करेगा? दूसरे पिंड को आकर्षित करेगा, कर रहा है आकर्षित, बीच में चाहे कोई कुछ भी कर ले, बीच को इसको फर्क नहीं पड़ता है, ये इसको क्या करेगा? खींचेगा। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा कि ऊपर वाले तो भाई इसको खींच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। ऊपर वाले ऊपर इसको खींचेगा ना, नीचे थोड़ी खींचेगा। नीचे कैसे खींचेंगे? अपने तरफ खींचेगा। तो बच्चे कितने लोग? ये लोग खींचेंगे। फिर और नीचे आता है ये, तो ये वाले ऊपर वाले इसको ऊपर खींचते, नीचे वाले इसको, तो त्वरण क्या हो जाएगा? कम कम होते जाएगा। फिर नेक्स्ट, अब जैसे ये सेंटर पे पहुंचता है, जैसे ही ये बॉल सेंटर पे पहुंची तो होगा क्या? वो देखो, ये सेंटर पे ये वाले लोग इसको इधर खींचेंगे अपनी तरफ, ये वाले लोग इसको खींचेंगे अपनी तरफ, ये वाले इसको खींचेंगे अपनी तरफ, ये वाले इसको खींचेंगे अपनी तरफ। दिख रहा है? ये जितना ऊपर वाला मटेरियल है, ये ऊपर वाले क्या बोलेंगे? भाई मेरे पास आ, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या बोला? प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड को आकर्षित करते हैं, तो हमको करना है। तो ये वाला जो पिंड है वो ये वाले पिंड को अपनी तरफ खींचेगा, हाँ। ये वाला जो पिंड है ये अपनी तरफ खींचेगा, हाँ। ये वाला पिंड है अपनी तरफ खींचेगा, हाँ। ये वाला पिंड अपनी तरफ खींचेगा, हाँ। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है कि भाई ये भी नहीं खींच पाएगा, ये भी नहीं खींच पाएगा, ये भी नहीं खींच पाएगा, ये भी नहीं खींच, ये रह कहाँ जाएगा? सेंटर में ही रह जाएगा। तो इसलिए कोई खींच नहीं पा रहा है। तो एक्सेलरेशन बना यहाँ पे? त्वरण बना क्या? नहीं। इसलिए जो जी की वैल्यू होती है वो सेंटर पे क्या होती है? 0। क्योंकि जो इफेक्टिव मास है वो इफेक्टिव मास नल हो जाता है, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स, भाई तुम इसको इधर खींचोगे, तुम इसको इधर, तुम इसको इधर, इधर इसको इधर, तो अल्टीमेटली क्या, तुम कुछ भी नहीं खींच पा रहे। सिंपल कि एक लड़के को 4 लोग खींच रहे, एक इधर खींच रहे, एक इधर, एक इधर, एक आगे पीछे, तो खींच पाएगा क्या? नहीं। तो सेम यहाँ पे लॉजिक है, इसलिए खींच नहीं पा रहे, तो फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लगा रहे हो बट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है क्या? नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है? 0। ये कंसेप्ट्स हैं, तो ऐसे कंसेप्ट्स को बिल्ड करो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि एक तारे से r अंतर पर स्थित ग्रह का परिभ्रमण काल t है, यदि वही ग्रह 2r अंतर पर हो तो उसका परिभ्रमण काल
√8t होगा। तो एक सिंपल क्या दिया कि समझ लो कि ये तारा है, ठीक है, इसके ऊपर चारों तरफ एक ग्रह घूम रहा है, ठीक है, जिसकी दूरी क्या है r। अब यही ग्रह 2r की दूरी पर घूम रहा है, ये ग्रह वही है, ठीक है, 2r की दूरी पर घूम रहा है। तो तुमको बताना है कि इसका टाइम कितना लगे, इसके लिए टाइम कितना लग रहा है t, ठीक है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, में का ग्रह, उसकी त्रिज्या कितनी थी, उसकी दूरी कितनी थी r, और उसको टाइम कितना लगता था t टाइम में ये घूम के एक चक्कर आ जाता था। अगर मैं इसका 2r कर दूं, इसका डिस्टेंस क्या कर दूं 2r कर दूं, तो तुम बताओ कितना टाइम लगेगा। तो इसने क्या बोला कि सिद्ध करो कि भाई टाइम इतना लगेगा, इसके कंपेयर में करने में 8 गुना इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस, तो कभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ना, तो इसमें पहला काम क्या करने का कि डायग्राम से बनाना। अगर डायग्राम्स बन गए ना तो क्लैरिटी आ जाती है अपने आप। तो फर्स्ट देखते हैं कि इसका जो r1 है वो क्या हो गया r, पहले त्रिज्या r1 थी तो इसकी त्रिज्या क्या थी r, इसका t1 कितना है t। अभी नेक्स्ट क्या होगा, जो इसका r2 होगा वो कितना कर दिया हमने डबल, और इसको हम लोग को t2 निकालना है कि t2 कितना है। तो अब हमारे पास केपलर के तीसरे नियम से एक फॉर्मूला है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है r3। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो अब फॉर्मूला बना लेते हैं, t1/r1 इक्वल टू t2/r2 का क्यूब। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बन गया, क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनल होता है तो यहाँ पे ये आएगा तो स्थिरांक बन जाएगा। तो इस प्रकार से t²/r³ इक्वल टू स्थिरांक मतलब क्या, अब इसके आगे ऐसे 1 2 डाल के तुम कितना भी लिख सकते हो। तो अभी t1 क्या है तुम्हारे पास, t का स्क्वायर, r1 कितना है तुम्हारे पास r का क्यूब, t2 कितना है पता नहीं निकालना है, और r2 कितना है 2r का क्यूब। बराबर। अब यहाँ पे देखो तो इसका सॉल्व करते हैं हम लोग, tr² / r³ इक्वल टू t2² / 8r³ r³ से r³ कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 8t² इक्वल टू t2², ये इधर पे आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बराबर। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग वर्गमूल, स्क्वायर रूट लेने पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है √8, t का स्क्वायर रूट t इक्वल टू t2। तो ये हमारा आ गया सॉल्व। तो ये हम लोग को बोला था सिद्ध करने को, तो हमने सिद्ध करके दे दिया √8t इक्वल टू t2। तो इसका अभी नेक्स्ट जो टाइम पीरियड होगा, परिभ्रमण काल होगा, वो कितना होगा √8t, मतलब इसको अगर समझ लीजिए 10 साल रहा होगा तो ये √8 × 10 साल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा। सो अभी क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्वेश्चन है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ एंड फिफ्थ ये क्वेश्चंस तुम कर सकते हो मेरे पिछले वीडियोस देख करके। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था गति संबंधी समीकरण में को कैसे आसानी से सॉल्व करना है, तो ये तीनों क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड है, वो आप तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिख करके दो, उसको मैं सॉल्विंग उसका करके देता हूँ। फिर बचता है सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये हम लोग अभी करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या दिया है, ग्रह क की त्रिज्या, मतलब क्या दो ग्रह हैं, ठीक है, दो ग्रह माना है, इसको का नाम दिया है, इसको खा नाम दिया है। बराबर। अब क्या बोला, जो ग्रह क की त्रिज्या है वो ख की त्रिज्या के आधी है। अब ग्रह क की त्रिज्या ग्रह ख की त्रिज्या, ठीक है, उससे क्या है आधी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या बोला है, क का द्रव्यमान मतलब m का, इसका द्रव्यमान कितना है कैपिटल M। और क्या बोला है, यदि ग्रह ख पर g का मान ग्रह क के g के मान के आधा हो, मतलब क्या बोला, ग्रह ख पर जो g का मान है वो ग्रह क के g के मान के आधा है। फिर से देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, पहले समझना चाहिए। पहले क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, ग्रह क की त्रिज्या यह ख की त्रिज्या के आधी, तो बराबर लिखा मैंने, ग्रह क की जो त्रिज्या है वो ख की त्रिज्या के क्या है आधी, जो बोल रहा है वही कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोला, जो क का द्रव्यमान है वो m है। फिर क्या बोला, यदि ख ग्रह पर g का मान, ख पर g का मान कितना है वो
क के जी के मान के आधा है, क के जी के मान के क्या है, आधा है। तो तुम बताओ कि का द्रव्यमान कितना होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना। तो फर्स्ट हमको क्या चाहिए यार, ये हमारे पास है तो अब अपने को क्या चाहिए, एम ख पूछा है तो अपने पास जी दिया है, तो जी का फॉर्मूला क्या है, जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये मेन फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो क के लिए एक फॉर्मूला, ख के लिए एक फॉर्मूला। तो अब हम लोग अगर लगाते हैं तो जी क इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम क अपॉन कैपिटल आर का वर्ग बटे जी ख इक्वल टू, मतलब बटे में आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम ख अपॉन आर ख का स्क्वायर। सिंपल है, ध्यान से, क के लिए क लिखा, ख के लिए ख लिखा। अभी देखते हैं कैपिटल जी क। अब कैपिटल जी क को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको 2 यहाँ पे लेके जाऊँ, अगर मैं 2 इसको यहाँ पे लेकर आऊँ, यहाँ भाग में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना 2g ख इक्वल टू जी का, मतलब क्या, जी का की जगह पे क्या हो जाएगा 2g ख लिख सकता हूँ। हाँ, क्योंकि ये 2 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2g ख अपॉन जी ख इक्वल टू कैपिटल जी से कैपिटल जी कट गया। अब एम का को क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल एम बोला है उसने, अपॉन आर का वर्ग। अभी आर का है यहाँ पे, आर का को क्या लिख सकता हूँ, आर ख बटे 2, या फिर इसका भी रहने दो, बाद में काम आएगा इसका, आर का वर्ग अपॉन एम ख निकालना है अपने को, अपॉन आर ख का वर्ग। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको 2 यहाँ पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r का इक्वल टू आर ख, मतलब आर ख की वैल्यू क्या हो जाएगी 2r का। तो आर खा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 2r खा का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको देखते हैं, तो इधर पे क्या हो जाएगा जी खा कट, तो यहाँ पे बचा क्या 2 इक्वल टू m अपॉन आर का वर्ग अपॉन m खा अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 4r का वर्ग बराबर। जब ऐसे होता है तो वो क्या आ जाता है एम आर का वर्ग मल्टीप्लाई बाय 4r का वर्ग अपॉन एम का। क्लियर। इसको उल्टा हो जाता है ना, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा उल्टा, तो r का वर्ग क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे क्या था 2। तो अभी देखो, अभी ये m का यहाँ पे क्या डिवाइड में, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो m का इक्वल टू 4 इंटू एम अपॉन 2, ये वाला 2 यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, तो ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे बचा क्या 2 से 2, 4 को 2 से काटा 2 बचा, तो m का इक्वल टू 2m। तो इसका फॉर्म आंसर क्या आ गया 2, मतलब क्या पहले वाले के कंपेयर में इसका द्रव्यमान क्या होगा 2 गुना होगा। सो ये हो गया सॉल्विंग नंबर 2। अभी सॉल्विंग 3 का देखते हैं। सिंपल्स क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, क्वेश्चंस क्या हैं कैसे हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया तो सॉल्विंग फिर ज़्यादा इतनी हार्ड नहीं होती है, इजी ही है। फिर 3rd क्वेश्चन क्या है, m पिंड का द्रव्यमान और पृथ्वी पर भार क्रमशः 5 kg और 49 न्यूटन है। मतलब क्या, एक पिंड है उसका द्रव्यमान कितना है 5 kg और उसका भार कितना है पृथ्वी पर 49 न्यूटन। फिर क्या बोला है, यदि चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के षष्ठांग हो, चांद पर g का मान पृथ्वी के g के मान से षष्ठांग, मतलब क्या 1/6 हो, तो पिंड का द्रव्यमान और भार कितना होगा चंद्रमा पर। तो चांद पर उसका द्रव्यमान निकालना है और भार निकालना है। क्लियर। अब एक चीज़ तो हमको पता है कि द्रव्यमान क्या होगा सेम, तो द्रव्यमान का तो आंसर 5 kg आ जाए। क्यों सेम होगा,
क्योंकि कोई भी पिंड चाहे कहीं भी जाए, पृथ्वी के केंद्र पर भले उसका g0 है, लेकिन उसका वजन या फिर जिसे हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं, द्रव्यमान सेम है। तो द्रव्यमान है क्या एक्चुअली, कि मेरे बॉडी के अंदर क्या क्या मटेरियल है, सिंपल, मेरे अंदर जितने भी द्रव्य हैं उसको जो नापता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान। वो तो सेम रहेगा। अब मैं कहीं भी जाऊँ, मेरे अंदर जो ऑर्गन्स है वो तो रहेंगे ही, कम तो होंगे नहीं। तो इसलिए द्रव्यमान क्या होगा, हर जगह सेम, पृथ्वी के कोई भी कोने में, पूरे ब्रह्मांड के कोई भी कोने में जाओ, द्रव्यमान क्या होगा, सेम। तो द्रव्यमान तो 5 kg हो जाएगा। अब भार आता है। अब भार को हम लोग देखते हैं। तो भार का डेफिनेशन क्या होता है, F = m × g बराबर। m कितना है इसका 5, g कितना है, जो पृथ्वी का g है उसके क्या है, षष्टांग है। पृथ्वी के g से क्या है, षष्टांग। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा ना पृथ्वी का g कितना है। तो पृथ्वी का g निकालने के लिए अब हम लोग इधर पे जाते हैं। तो F = mg, ये पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मून लिख देता हूँ, यहाँ पे अर्थ, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना है 5, इसका भार कितना है 49। अब हम लोग को क्या निकालना है, पृथ्वी का GE। तो अब क्या करो, 49 / 5 = GE, डिवाइड करो कितना आ जाएगा 9 पॉइंट, फिर ये कितना होगा 45, बचा कितना 4, 9.8, 40। तो डिवाइड करो 8, तो G की वैल्यू कितनी आ गई, GE की 9.8, ठीक है, मीटर/सेकंड²। अब ये 9.8 लिखता हूँ। अब ये क्या बोला है, GM क्या है, पृथ्वी के षष्टांग है, तो GE/6। GM क्या है, मून का क्या था 6, षष्टांग है, तो GE/6। तो 5 × GE/6, GE कितना है 9.8/6, क्लियर हो, 9.8/6। अब डिवाइड करो, इसको कितना आ जाएगा 1, फिर ये कितना 6 1 जा 6, यहाँ पे बचा 3, 6 6 जा, फिर बचा कितना 2, 20, फिर 3, फिर 3 3 3, तो इस प्रकार से 3 3 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 6.33 लेते, 1.63 लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 31, फिर 5 1 जा 5, 3 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8.15 न्यूटन। तो चांद पर उसका भार कितना होगा 8.15 न्यूटन, और उसका द्रव्यमान कितना होगा 5 kg। सॉल्विंग में पहले जी की वैल्यू निकालो, GE हमको पता है 9.8, बट सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको क्या बोला था, ये छठवें भाग है इसका, तो छठवें भाग से इसको सॉल्व किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ई वाला और ये वाला भी हो गया हमारा। अभी जो ई और ऊ, छोटा ई, बड़ी ई और ऊ है, ये क्वेश्चंस तुम, मेरा जो समीकरण को सॉल्व करने वाला नियम है उसमें कौन सा नियम लगा के तुम सॉल्व कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट पे लिख करके रखो, उसको सॉल्व करके देखो। फिर नेक्स्ट जो कैपिटल ऊ और ए है, इसमें क्या करना अपने को, ये क्वेश्चंस नॉर्मली आते नहीं, बट हमको थोड़ा सा सॉल्विंग के लिए बहुत अच्छा पड़ता है, तो उसके लिए कुछ हमको नियम्स पता होने चाहिए। तो वो नियम्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो पहला नियम AM × AN, तो इसको क्या लिख सकते हैं AM + N, ये पहला नियम। मतलब अगर कोई भी नंबर पावर में है और उसका बेस समान है, आधार क्या है समान हो, तो उसके जो पावर्स हैं उसको क्या कर देना, अपने को जोड़ देना। जैसे एग्जांपल 10 to the power × 10 to the power 3, तो इसको क्या लिख देंगे 10 to the power 2 + 3 = 10 to the power 5, ये पहला नियम। दूसरा, अगर AM/AN है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे AM - N, मतलब क्या 10 to the power 2 / 10 to the power 3 = क्या हो जाएगा 10 to the power 2 - 3 = 10 to the power -1। तो अगर डिवाइड में तो माइनस करना है, और अगर मल्टीप्लाई में तो है प्लस करना है। ये दो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हो गया, काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक और है AM × N, अगर ऐसा कंडीशन हो तो इसको क्या हो जाएगा AM × N, एक ये। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 अगर आते हैं तो ये नेक्स्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। अभी ये होने के बाद हम लोग देखते हैं सॉल्विंग। एक सॉल्विंग मैं करता हूँ, एक तुम करना। फर्स्ट क्या दिया है, पृथ्वी
और चांद के द्रव्यमान क्रमशः, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दिया है, तो ME लिख देता हूँ बराबर। पृथ्वी का द्रव्यमान ME कितना है, 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, चांद का M लिख देता हूँ, इसका कितना दिया, 7.4 × 10⁻22 kg बराबर। और क्या दिया, इनके बीच की जो दूरी है, इनका जो दूरी कितना दी हुई है, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, तो ये R हो गया डिस्टेंस। अभी नेक्स्ट क्या दिया, जी की वैल्यू कितनी दी है, 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये हमको दिया है और पूछा है कि इनके बीच में गुरुत्वीय बल कितना होगा, F की हमको निकालना, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, चांद का इतना, इनके बीच की दूरी इतनी, जी की वैल्यू इतनी, तो F कितना होगा ये। अब सब चीज़ को हमेशा नोटिस करना कि उसकी मूलभूत इकाई क्या है। द्रव्यमान को हम केजी में नापते हैं, ग्राम में दिया तो पहले केजी में कन्वर्ट करो। जो दूरी है, दूरी को हम मीटर में नापते, कभी भी किलोमीटर में नहीं नापते। दूरी की जो मूलभूत इकाई फंडामेंटल यूनिट है उसकी क्या है, मीटर। तो फर्स्ट काम हमारा बनता है कि भाई आर को मीटर में कन्वर्ट करो। तो आर को मीटर में कन्वर्ट करने के, अब 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3.84 × 10⁵ × 10⁻3। 1000 को क्या लिख सकते हो, 10⁻3, 3 जीरो 10⁻3। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला रूल लग जाएगा, AM × AN, बेस समान है, ऊपर के 5 और 3 जोड़ दो तो 3.84 × 10⁸ मीटर। प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, सब लोग यही लेके सॉल्व करते हैं, आंसर गलत आता है। तो एक्चुअली लेना क्या है, आर की वैल्यू ये लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि मीटर में करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किलोमीटर में। सो अभी सॉल्विंग करते हैं। तो F = फॉर्मूला क्या है, कैपिटल G ME लिखते हैं पहले पृथ्वी का, फिर MM चांद का अपॉन R का स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी है, 6.7 × 10⁻11 इंटू ME की कितना, 6 × 10⁻24। M का कितने हैं, 7.4 × 10⁻22 अपॉन R की कितनी है, 3.84 × 10⁸ का स्क्वायर बराबर। तो इसको हम लोग फर्स्ट पावर को देख लेते हैं। ठीक है, पावर को एक साइड में रखते हैं, बाकी को सॉल्विंग रखते हैं। 6.7 × 6 × 7.4 × 10⁻, सबका घात बेस समान है, तो कौन सा रूल लग जाएगा, ये जोड़ दो, जोड़ देंगे इसका है -11 + 24 + 22 अपॉन, इसका क्या करना है, वर्ग, इसका क्या करना है, वर्ग। तो 3.84 का वर्ग कितना हो जाएगा, अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 14.74। और अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14.74 मल्टीप्लाइड बाय, इसको अगर देखेंगे तो इसको देखने पे कितना आता है। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ये वाले कंडीशन में, ये कंडीशन में फॉर्मूला कौन सा है, AM⁻n। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो 10⁻16। ठीक है, 8 दूनी 16। अभी ये तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 297.48 मल्टीप्लाइड बाय। अब इनको देखते हैं, ये 11 तो कट गया, तो यहाँ पे बचा 11। अब यहाँ पे 11 और 24 कितना हो जाएगा, 35, 10⁻35 अपॉन 14.74 × 10⁻16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्विंग आधा। अभी देखते हैं कि पहले तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर ये देखते हैं। तो अब इसको 297.48 को डिवाइड करते हैं 14.74 से, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻35। अब देखो यहाँ पे कौन सा डिवाइड में है, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, AM/AN = AM-n। तो माइनस क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 14 2 जा, तो इसको अगर समझ लो हम लोग 300 पकड़ लेते हैं। ठीक है, रफली इसको 300 पकड़ लेते हैं, और इसको रफली हम लोग 15 पकड़ लेते हैं, रफली बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको 15 300, तो यहाँ पे 15 दूनी 30, तो अप्रॉक्स आंसर इसका आ जाता है 20। ठीक है, अप्रॉक्स आंसर इसका कितना आ रहा है,
20 अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉइंट्स में चलता है, बट एक्चुअली आंसर आता है 2016 के आसपास, ठीक है। 2016 का और आगे आता है, बट ये 20 पकड़ लो रफली, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना हो गया 10 टू द पावर 15 में से 5 में से 15 में 6 गया 9, यहाँ पे बचा 19, ठीक है। इसको घट 35 में 16 गया, कितना बचेगा 19, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे, अब यहाँ पे एक जीरो, तो ये पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो ये हमेशा याद रखना पॉइंट शिफ्टिंग, कि पॉइंट को अगर तुम लेफ्ट में शिफ्ट करते हो तो पॉजिटिव पावर बढ़ती है 1 से, और वही पॉइंट को अगर तुम राइट में शिफ्ट करते हो तो पावर बढ़ती है -1 से। बढ़ती इन द सेंस कमी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि माइनस से बढ़ा रहा हूँ, तो माइनस से बढ़ना मतलब क्या, कम होना। तो ये याद रखना, लेफ्ट पावर 1 से बढ़ेगी, जितना पीछा हो, एक एक पीछा हो गए तो एक एक, दो दो पीछा हो गए दो दो, और अगर राइट में गए तो माइनस हो गए। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट में आए, तो लेफ्ट में आएगा तो एक पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो 2.16, इन शॉर्ट 2 ही लिख लो, ज़्यादा बेटर है। 2 इंटू 10 टू द पावर, एक पावर बढ़ गई, 19 का तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। तो फोर्स कितना आ जाएगा, F इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। तो ये सॉल्विंग इसको ऐसे करते, ज़्यादा लेंदी है बट मोस्टली इसलिए आता नहीं है, बोर्ड्स पे पेपर्स में भी इतने नहीं आते, बट सॉल्विंग्स है करना। तो एक क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे लिए होमवर्क है, उसको करो। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट लेसन के पूरे सॉल्विंग की, सॉल्विंग्स में से कैसे आते हैं और कैसे करना है। और अगर कुछ भी स्टेप्स में डाउट्स हों, कुछ भी प्रॉब्लम्स हों, तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अभी नेक्स्ट हमारे जो वीडियोस आएंगे वो विद्युत धारा के ऊपर रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, क्यों फ्लो होती है, क्या रीजन्स हैं, वो हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कि जो 10th में हो, स्पेशली 9th 10th में हो, तो उनको बताओ कि पढ़ सकते हो घर पे बैठे बैठे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।